त्रिपुरा में माणिक साहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। माणिक साहा को 6 मार्च को सर्वसम्मति से विधायकों का नेता चुना गया था। माणिक साहा, रतनलाल नाथ, साधना चकमा और सुशांता चौधरी समेत कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये प्रोग्राम त्रिपुरा के अगरतला में स्थित स्वामी विवेकानंद मैदान में आयोजित किया गया। राज्यपाल SN आर्य ने माणिक साहा को राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वहीं त्रिपुरा कांग्रेस ने चुनाव के बाद हुई हिंसा का हवाला देते हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। त्रिपुरा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी IPFT 1 सीट पर सिमट कर रह गई। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर 259 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। इस चुनाव में बीजेपी और IPFT ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी की ओर से 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए तो IPFT ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट में सीटों पर समझौते के तहत वाम मोर्चा 43 सीटों पर तो कांग्रेस ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा दोनों ने मिलकर एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया था। दिल्ली शराब नीति की आंच दिल्ली के बाद तेलंगाना पहुंची है। ईडी ने तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता को 9 मार्च को ईडी के सामने पेश होना है। पूछताछ का अहम मकसद हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई से के कविता का सामना कराना बताया जा रहा है। ईडी के नोटिस पर के कविता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि डराने और धमकाने की भाजपा की रणनीति उन्हें डिगने नहीं देगी। अरुण रामचंद्र पिल्लई साउथ ग्रुप का कथित फ्रंटमैन है, जिसे ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक के कविता और अन्य लोग इस ग्रुप से जुड़े थे। ईडी के समन से पहले के कविता ने कहा था कि वो संसद के आगामी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग को लेकर 10 मार्च को जंतर मंतर पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगी। शराब नीति मामले में CBI पहले भी BRS नेता से पूछताछ कर चुकी है। के कविता एक साउथ ग्रुप की प्रतिनिधियों में से एक हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। इस साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई और बूची बाबू ने किया था। आरोप है कि बोइनपल्ली ने नायर और उनके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिली भगत और साजिश में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ट्रांसफर की थी। ईडी और CBI दोनों ने आरोप लगाया है कि साउथ कार्टेल लॉबी से रिश्वत की वजह से शराब नीति में संशोधन के वक्त अनियमितताएं बरती गई थीं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बिना यादव परिवार पहली होली बड़ी सादगी के साथ मना रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कुछ तस्वीरें साझा की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों पर पुष्प चढ़ाते हुए फोटो साझा की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि अब की इन फूलों के रंग कहाँ इतने गहरे लगते हैं, इस बार तो मेले के झूले भी ठहरे ठहरे लगते हैं। शिवपाल यादव ने भावुक पोस्ट करते हुए लिखा कि ये होली बिना रंगों की है। आदरणीय नेताजी के बिना सैफई की होली की कल्पना करना मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी पर पूज्य नेताजी का स्नेह, आशीर्वाद और विचारों के विविध रंग बरसते रहें। नेताजी हमारी स्मृतियों में सदैव अमर रहें। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था, जिसके बाद से ही पूरा परिवार एक साथ नजर आने लगा। शिवपाल यादव अपने भाई के निधन के बाद अखिलेश के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखाई दिए। अखिलेश यादव से गिले शिकवे दूर कर शिवपाल ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय भी समाजवादी पार्टी में कर लिया था। समाजवादी पार्टी में आने के बाद शिवपाल यादव लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अखिलेश यादव भी इन दिनों लगातार दौरे पर है और सपा को मजबूत करने में जुटे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखे जाने पर आप ने आपत्ति जताई है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि होली के पावन पर्व पर बीजेपी की दुश्मनी आपसे इस कदर बढ़ गई है कि शिक्षा का मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया को जेल में ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच
रखा गया है कि उनकी हत्या का डर है। उन्होंने आगे पूछा कि जब कोर्ट का आदेश है कि उन्हें विपासना सेल में रखा जाए तो कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा। संजय सिंह ने आगे कहा कि पहली बार आए किसी भी कैदी को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि चार्जशीट में सिसोदिया का नाम तक नहीं है, फिर भी उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। मनीष सिसोदिया को जहां जेल नंबर 1 में रखा गया है तो वहीं सत्येंद्र जैन को तिहाड़ की जेल नंबर 7 में रखा गया है। जेल नंबर 1 तिहाड़ परिसर में सबसे पुरानी है। पूर्व डिप्टी सीएम जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 9 में कुछ खूंखार अपराधियों के साथ पड़ोसी के रूप में बंद हैं। आप नेता संजय भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट के आदेश से मनीष सिसोदिया को विपासना सेल में रखा जाना था, लेकिन उन्हें इतने खतरनाक अपराधियों के साथ क्यों रखा जा रहा है। आज हमारे बीच मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा चिंता इस बात की है क्या केंद्र सरकार राजनीतिक हत्याओं की साजिश रचेगी। आम आदमी पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ महाज खोले हुए है। पार्टी नेता जहां अडानी और बीजेपी के नेता के घर से मिले 8 करोड़ रुपए के कैश को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में होली नहीं मनाई। वो राजघाट पर लगातार 7 घंटे का ध्यान करने पहुंचे। 13 साल बाद एक बार फिर से बिहारी मजदूर मुश्किल में है। उन्हें सरेराह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, शहर छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। इस बार ये दर्द मिला है दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से। वहां के चेन्नई और आसपास के कुछ शहरों में काम करने गए बिहारी मजदूरों पर स्थानीय लोगों की तरफ से हिंसक वार किए जा रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले की फिलहाल शुरुआती जांच की जा रही है। इस घटना ने 2010 का वो घाव ताजा कर दिया है जो महाराष्ट्र में मिला था। उस दौरान वहां के 2 राजनीतिक दलों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से हिंदी भाषियों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ी थी। लेकिन तमिलनाडु मामले में जहां एक तरफ तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ये दावा कर रहे हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो फर्जी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में उत्तर भारत के मजदूरों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बीच राज्य सरकार के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। तमिलनाडु श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सीवी गणेशन ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उत्तर भारत के मजदूरों पर हमला किया जा रहा है। तमिलनाडु शांति के लिए जाना जाता है और ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रवासी मजदूरों पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर बिहार सरकार की 4 सदस्यीय टीम 11 मार्च को तमिलनाडु का दौरा करेगी। टीम स्थिति का जायजा लेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दौरे के बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली तो मैंने अधिकारियों से मामले के बारे में जानकारी निकालने को कहा। कल टीम भेजने के लिए बोला गया है, वो टीम जा रही है और एक एक चीज देखेगी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले का एक्शन लगातार जारी है। 4 मार्च को भी बुलडोजर से अतीक अहमद के करीबियों के घरों को तोड़ा जाएगा। सरकारी अमले ने 3 मार्च को ही माफिया अतीक अहमद के मददगार कहे जाने वाले माशूक उद्दीन के आलिशान आशियाने को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर असरौल इलाके में 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये आलिशान मकान तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। माशूक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 24 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि माशूक माफिया अतीक अहमद का करीबी है और उसके गिरोह को फंडिंग का काम करता था। माशूक अहमद ग्राम प्रधान भी रह चुका है। सरकारी अमले ने 3 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन से एक आलिशान मकान को करीब 2.25 घंटे में मलबे में तब्दील कर दिया। ये आलिशान मकान हाल ही में बनाया गया था और अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। 12 मार्च को गृह प्रवेश की तैयारी थी। आरोप है कि माशूक ने विकास प्राधिकरण से मंजूरी लिए बिना ही इस मकान का निर्माण किया था। इसका नक्शा पास नहीं करवाया गया था। हालांकि नक्शे के लिए आवेदन जरूर किया गया था, लेकिन प्राधिकरण ने उसे नामंजूर कर दिया था। प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक पड़ोस में ही एयरफोर्स का ट्रांसमिशन और रडार स्टेशन है।
इस वजह से एयरफोर्स ने इस मकान के निर्माण पर आपत्ति की थी, जिसके चलते माशूक के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हत्या की वजह भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि धूमनगंज में करोड़ों की जमीन के एवज में उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। आपको बता दें कि 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के 4 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। इनमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गों ने कहा था कि अतीक भाई का आदेश है कि पहले 1 करोड़ दे दो वरना इस जमीन को भूल जाओ। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मारा जाएगा। उमेश पाल ने रंगदारी देने के बजाय एफआईआर दर्ज करवाई थी। इससे साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद नाराज हो गया था। उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल में मिलने गए थे और वहीं से उन्हें उमेश पाल की हत्या का इशारा मिल गया था। 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य कारण उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर की हत्या के मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बाहुबली अतीक अहमद के करीबी मसूकुद्दीन के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मऊ में मुख्तार अंसारी के भाई के घर भी जेसीबी एक्शन के लिए पहुंची। हालांकि सरेआम बम और गोली चलाने वाले गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं।